नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अनेक सवाल होते हैं। तो आपको अगर उन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ इस सीरीज में मिल जाएंगे। आपके सामने QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप जितने भी आपके थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर प्रश्न होंगे वो उनके उत्तर आपको करीब करीब मिल जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं एक जाने माने डॉक्टर गौरव खारिया। डॉक्टर गौरव खारिया अपोलो हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर गौरव क्लिनिकल लीड हैं सेंटर फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट और सेल्यूलर थेरेपी के, सीनियर कंसल्टेंट पैडियाट्रिक हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के हैं और सर के पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर गौरव खारिया, एक जैसे हमने बात की थी कि क्या होता है थैलेसीमिया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके जो लक्षण होते हैं या सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं और क्या इनको अर्ली स्टेज में पहचाना जा सकता है, उससे कुछ लाभ रहेगा? देखिए, सिम्टम्स ऑब्वियसली बड़े इम्पॉर्टेंट हैं कि उसको हम अर्ली रिकॉग्नाइज कर सकें जो सिम्टम्स हैं और अर्ली इंटरवेंशन कर सकें, क्योंकि जितना डिलेड डायग्नोसिस होता है उतना बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट होती है। थैलेसीमिया माइनर के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट कंसिडर इट एज अ डिजीज़, है ना। वो एक नॉर्मल वेरिएशन है और उससे बच्चे के या किसी भी पेशेंट का जो ओवरऑल हेल्थ है उस पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। जो तो आज हम जिस बारे में भी बात करेंगे वो थैलेसीमिया मेजर या ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे। अब इसके जो लक्षण होते हैं यूजुअली जैसा आप जान सकते हैं कि बच्चे के होने के बाद में एक प्रोसेस होती है जिससे कि उसका जो ब्लड है अपना बनना शुरू होता है ना। जब बच्चा पेट में होता है तो ब्लड कहीं और से बनता है, फिर धीरे धीरे बोन मैरो में ये ब्लड बनना शुरू होता है और ये जो ट्रांजिशन है इसमें करीब 6 से 8 महीने लगते हैं। तो ये ट्रांजिशन के समय चूँकि बोन मैरो इफेक्टिवली काम नहीं करता, जो रेड सेल्स बनाना चाहिए वो इफेक्टिव रेड सेल्स नहीं बना पाता, इसलिए टिपिकली अराउंड 6-7 मंथ्स इन बच्चों का जो हीमोग्लोबिन है वो ड्रॉप होना शुरू होता है। चूँकि पेरेंट्स हर रोज़ इन बच्चों को देखते हैं तो डेली बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर पाना कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है वो मुश्किल होता है। बट इसके साथ में और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे बच्चे को इरिटेबिलिटी होती है, उनका फीडिंग कम हो जाता है, वेट गेन जिस तरह से होना चाहिए उस एज पे वो नहीं होता। तो दीज आर द यूजुअल सिम्टम्स जो पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स है, जैसे मैंने बताया प्रोग्रेसिव पैलर, प्रोग्रेसिवली रंग का फीका पड़ना या फिर इरिटेबिलिटी होना, पुअर वेट गेन, पुअर फीडिंग, है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड इसको अगर हम डॉक्टर को जाके और रेलेवेंट टेस्ट कराते हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल डायग्नोसिस। इट जस्ट टेक्स हाफ एन आवर 1 आवर टू डायग्नोस। साथ में जब डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं तो लिवर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, स्प्लीन जो है तिल्ली और जिगर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, वो और एसोसिएटेड साइंस हैं जो हमें देखने होते हैं। सो दैट इज़ हाउ यूजुअली द किड्स विद थैलेसीमिया प्रेजेंट। सर, जैसे इसके डायग्नोसिस के लिए अगर मैं पूछूं कि किस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, थोड़ा सा उसके विषय में बताएंगे। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बहुत सिंपल से टेस्ट हैं और हर जगह अवेलेबल हैं। लाइक any part of the country, the diagnostic tests for thalassemia are not at all difficult to get. तो सबसे पहला तो जो टेस्ट होता है ये पता लगाना कि बच्चे को एनीमिया है, तो हम एक CBC की जांच करनी चाहिए जिसमें हीमोग्लोबिन है वो कम होगा। फिर अगर उस CBC को हम केयरफुली इंटरप्रेट करें तो उससे भी हमें समझ में आता है कि हाँ भाई इस बच्चे को हेमोलाइटिक एनीमिया है। तो CBC की जांच अलॉन्ग विद क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री गिव्स अ फेयर आइडिया टू द डॉक्टर कि दिस माइट बी पॉसिबली अ hemolytic anemia and thalassemia is the strongest possibility. जब हम स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो एक HPLC टेस्ट होता है ना। कुछ लोग HP इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, बट HPLC इज़ अ बेटर टेस्ट जिसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं और इससे हमें जो भी एबनॉर्मल वेरिएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन है वो सब पता चल जाते हैं। तो दिस इज़ अ जनरल टेस्ट फॉर एनी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, वेदर इट इज़ सिकल हीमोग्लोबिन, वेदर इट इज़ बीटा, वेदर इट इज़ sort of अल्फा और E और D पंजाब, तो कोई भी एबनॉर्मल वेरिएंट होगा वो हमें HPLC में पता चल जाएगा। इससे डायग्नोसिस बड़ा क्लियर हो जाता है कि इस बच्चे को थैलेसीमिया है या कौन सा सब टाइप ऑफ जेनेटिक सब टाइप ऑफ थैलेसीमिया है। बट अगर हम पॉसिबली एक और टेस्ट होता है जेनेटिक टेस्ट जिसको हम म्यूटेशन एनालिसिस बोलते हैं, वो अगर हम करा पाएँ तो वो
और हेल्पफुल रहता है। हेल्पफुल इस बच्चे के लिए नहीं रहेगा, इस बच्चे के लिए भी रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे म्यूटेशंस हैं जहां हम कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। वो अगर मेडिसिन देते हैं तो इनका जो ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंसी है उसको हम कम कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी परिवार है जिसका पहला बच्चा थैलेसीमिया ग्रस्त अनफॉर्चुनेटली हुआ है, एज अ क्लिनिशियन हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि आगे वाली प्रेगनेंसीज में हम उसको प्रिवेंट कर सकें। तो उसके लिए ये जो म्यूटेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हेनेवर द फैमिली कंसीव्स और कपल कंसीव्स नेक्स्ट टाइम, यूजिंग दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन वी कैन फिगर आउट वेदर द सेकंड फीटस इज अफेक्टेड और नॉट। ये भी एक संभावना है, कई बार लोगों को लगता है कि शायद नहीं कर पाएंगे। As a clinician, at times we miss this aspect, but this is should be a very important aspect of the counseling whenever you are seeing a child with thalassemia for the first time. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सो व्यूअर्स, आपने सुना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आप QR कोड को स्कैन कीजिए, पूरी सीरीज सुनिए। इसमें से एक एपिसोड ऐसा भी है जिसमें कि हमने ये पता किया है कि कौन सी इस तरह की सुविधाएं हैं जिनसे इस इलाज को कौन लोग मुफ्त में करा सकते हैं, किस तरह की सरकारी सुविधाएं हैं। वो एपिसोड 10 है, उसको भी आप सुनिए। अगर आप उसमें फॉलो करते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, और हमने कुछ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ एक ईमेल आईडी है जिस पे कि आप अपने इस विषय से जुड़े किसी भी प्रश्न के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उत्तर ले सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि जागरूकता बढ़े, क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र बचाव है इस बीमारी से। और जितने लोग इससे बच सकते हैं, जैसा कि सर ने पहले एपिसोड में बताया था कि इस मिशन जो है वो ये है कि इसको समाप्त किया जाए हिंदुस्तान से, आप भी उस मिशन में जुड़िए, साथ दीजिए और लोगों की मदद कीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।